नमस्ते छात्रों, हमने हिंदी व्याकरण में इसके पहले शब्दों के भेद का अध्ययन करना शुरू किया है। शब्दों के भेद में हमने इसके पहले सव्य में संज्ञा का अध्ययन किया है। सव्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार भेद हैं। उनमें से इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा का अध्ययन किया है। अभी जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वनाम भाषा में एक माधुर्यता बढ़ाने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। उसके लिए एक उदाहरण को हम देखेंगे। देखिए छात्रों, यहाँ पर एक मैंने उदाहरण लिया है। विजय कक्षा 7वीं में पढ़ता है। विजय आज सुबह जल्दी उठकर नहाया। विजय ने भोजन किया और विजय स्कूल चला गया। इस छोटे से परिच्छेद में विजय 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 ये शब्द का, इस संज्ञा का उपयोग अधिकतम बार करने से भाषा में उतना माधुर्य नहीं था। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करके थे। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे शब्द हम यहाँ पर डालेंगे। पहला, सबसे पहले विजय कक्षा 7वीं में पढ़ता है। उसके बाद विजय सुबह जल्दी उठकर नहाया। वह, विजय की जगह पर हम क्या डालेंगे यहाँ पर? वह आज सुबह जल्दी उठकर नहाया। उसने, विजय की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे? उसने भोजन किया और वह स्कूल चला गया। अब यहाँ पर विजय कक्षा 7वीं में पढ़ता है। यहाँ पर विजय की जगह पर हमने क्या किया? वह आज सुबह जल्दी उठकर नहाया। उसने भोजन किया और वह स्कूल चला गया। सुनने में थोड़ा माधुर्य था ना, अच्छा लगा। इसलिए हमें यहाँ पर बदलाव इस प्रकार किए कि संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। वह शब्द कौन से थे? वह शब्द थे सर्वनाम। कौन से शब्द थे? सर्वनाम। इसलिए सर्वनाम की परिभाषा हम अध्ययन करते समय ये कह सकते हैं कि परिभाषा, यहां पर देखेंगे परिभाषा किसकी? सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने देखा, विजय की जगह पर वह, उसने, इस प्रकार हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। अब देखेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद इस प्रकार, सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद आप सभी अपने यहाँ पर कॉपी में लिख लीजिए। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने? कुल मिलाकर 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, दिखाई दे रहा है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक, नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। छठा है संबंध सूचक या संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद है? एक है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इन सभी सर्वनामों के भेदों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका अध्ययन करेंगे हम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पुरुष, जिस प्रकार हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, ये जो भेद है ना, उसी प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें सर्वनाम का पहला भेद, उसमें जो है परिभाषा लिखिए, लिख कर दो। जो शब्द बोलने वाले कॉमा सुनने वाले बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए, उनका बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उनका बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह रही इसकी परिभाषा। सर्वनाम के पहले भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो यहाँ बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाता है वह, ये तीन पुरुष है। यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के लिए। एक है प्रथम पुरुष। पहला क्या है? प्रथम पुरुष। नंबर 1 देखिए, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होगा?
प्रथम पुरुष होगा बोलने वाला, जो बोल रहा है वह प्रथम पुरुष। इसके लिए हम परिभाषा में देखा है बोलने वाला, बोलने वाला। अब देखिए बोलने वाला कौन होगा। बोलते समय कैसे, मैं आज स्कूल जा रहा हूं, हम आज स्कूल जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, ये सभी प्रथम पुरुष ही एक वचन होते हैं। मैं प्रथम पुरुष ही एक वचन, हम प्रथम पुरुष ही अनेक वचन, यानी प्रथम पुरुष होता है बोलने वाला। अब दूसरा होता है द्वितीय पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष, अब दूसरा है द्वितीय पुरुष। ये कौन होगा, ये होगा सुनने वाला। कौन होगा वो, सुनने वाला, इसमें क्या आएगा, तू या तुम, आप आदि, ये सारे शब्द क्या आएंगे, ये द्वितीय पुरुष यानी सुनने वाले। अब ये जो उसके बाद में पुरुष के भेद में तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। अब ये अन्य पुरुष कौन है, ये प्रथम पुरुष है बोलने वाला, द्वितीय पुरुष है सुनने वाला। यह अन्य पुरुष क्या है, पुरुष का तीसरा भेद हिंदी में क्या है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है जिसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं, यानी दोनों बात कर रहे वह, यानी जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। अब किसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए वह, उदाहरण के लिए वह, वे, यह, ये, उसे आदि। तीन लोग बात करें। उदाहरण के लिए प्रथम पुरुष जो बोलने वाला होता है, द्वितीय पुरुष सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में दोनों बात करे वह होता है। इसलिए मैं, हम ये प्रथम पुरुष में आते हैं, तू, तुम, आप ये सभी द्वितीय पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, उससे आदि यानी इत्यादि। तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम इसे कहा जाता है। समझ में आ गया। अभी हम सर्वनाम का दूसरा जो भेद है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का इसकी जो परिभाषा है वह देखेंगे। लिखिए, जिस सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी,
या पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम निश्चित क्या है, अब देखिए उदाहरण के लिए यह मेरी किताब है। उदाहरण के लिए यह मेरी किताब है। किसकी किताब? यह। कौन सी? यह क्या है? निश्चित। हमें यह मेरी किताब है। कौन सी? यह। यहां पर यह निश्चित है, यह मेरी किताब है। वह ताजमहल है। दूसरा, वह ताजमहल है। अगला उदाहरण लेंगे हम। वे बाजार जा रहे हैं। बाजार कौन जा रहा है? वे। हम देखें चौथा उदाहरण देखेंगे। शेर को इसने मार डाला। उदाहरण, 4 उदाहरण लिए हमने। पहला है यह मेरी किताब है, जिसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? यह किताब यानी निश्चित है, यह किताब। वह ताजमहल है, वह निश्चित है कि वह क्या है? ताजमहल है। बाजार जा रहे, कौन? वे जा रहे हैं। कई लोग हैं कि 2-4 मिलकर बाजार। वे। शेर को किसने मारा? तो शेर को इसने मारा। निश्चित। किसने मारा? इसने। शेर को इसने मारा। इसलिए यहां पर क्या है? यह, वह, वे, इसने, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला भेद सर्वनाम का जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, अगला भेद तीसरा कौन सा है? तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? तीसरा भेद अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक के विपरीत यानी विरोध में देखिए अनिश्चयवाचक। अभी देखिए उसकी परिभाषा भी उसी प्रकार, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है, उसके जगह पर हम नहीं होता, बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित बोध होता था। अब इसकी परिभाषा में निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए अनिश्चित। निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए क्या होता है? अनिश्चयवाचक। अभी इसके उदाहरण मात्र अलग होंगे। यहां पर देखिए, मैं एक उदाहरण लूंगा। उदाहरण के लिए
अभी यहां से कोई चला गया। अभी यहां से कोई चला गया। कौन चला गया? निश्चित है? नहीं। अभी यहां से अजय चला गया? निश्चित नहीं है। अभी यहां से ऋतुराज चला गया? निश्चित नहीं है। अभी यहां से गीता चली गई? निश्चित नहीं। अभी यहां से कोई यह सर्वनाम, यह शब्द अनिश्चित दर्शाता है। कौन चला गया इसका पता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए अनिश्चित है। यहां से कौन चला गया? चला गया ये महसूस हो, लेकिन कौन चला गया यह अनिश्चित है। अभी यहां से कोई चला गया, वह कुछ भी देखने के लिए तैयार है। यहां पर दूसरा उदाहरण लिखेंगे, वह कुछ भी देने के लिए, देखिए, कुछ भी देने के लिए तैयार है। वह कुछ भी देने के लिए तैयार है। निश्चित है कि क्या देने के लिए? रुपए देने वाला है, किताब देने वाला है, या कोई अन्य कोई दूसरी चीज देने वाला है। ये निश्चित है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वह कुछ भी देने के लिए तैयार है। कुछ है अनिश्चित है। तो किसी ने यह रख दिया। तीसरा उदाहरण, किसी ने यह रख दिया। क्या है? किसी ने, निश्चित है, किसी ने रखा, किसी ने यहां पर रख दिया। अब उदाहरण के लिए, कोई आ रहा है, कोई यानी कौन? कुछ लोग भाग चले गए। कुछ लोग कौन थे पता है? बिल्कुल नहीं। और कोई, किसी, कौन, कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर पहले वाक्य में कोई, दूसरे में कुछ, तीसरे में किसने, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए यहां पर अगला सर्वनाम का भेद, चौथा भेद हमें अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वनाम का चौथा भेद, सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम चौथा भेद सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा लिख कर दीजिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग, देखिए सर्वनाम तो बहुत हमने देखे हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी उदाहरण के लिए, जैसे पहला उदाहरण है,
तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हें किससे मिलना है। यहां पर अगला है, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया। वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। छात्रों देखिए यहां पर 3 उदाहरण मैंने दिया। इन तीनों उदाहरण में हमने देखा तो तुम्हें, उसने, वहां, ये भी सर्वनाम है। लेकिन हमें प्रश्न आता है कि एक ही वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन याद रखिए, जो हमने उदाहरण के लिए वाक्य लिए हैं उनमें से 2 शब्द सर्वनाम के दोस्त। तुम्हें किससे मिलना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे पहचाने। वाक्य में 2 सर्वनाम है, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया है, और उसी वाक्य में प्रश्नार्थक चिन्ह यहां पर होता है। ध्यान में रखो, प्रश्नार्थक चिन्ह है, 2 सर्वनाम है, लेकिन यहां पर किससे यह प्रश्न जो किया गया है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने क्या दिया, क्या यह प्रश्न करता है, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्या अगले वाक्य में कौन, ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया है। इसलिए परिभाषा में क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए, तो इस वाक्य में किससे ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त है। दूसरे वाक्य में उसने क्या दिया, ये भी प्रश्न पूछने के लिए, और वहां कौन खड़ा है, कौन, ये भी प्रश्न पूछने के लिए, और इसमें आगे चिन्ह होता है प्रश्नार्थक चिन्ह। इसलिए जिसके आगे चिन्ह प्रश्नार्थक चिन्ह है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे पहचान सकते हैं हम। और उसी में से किसने, क्या और कौन, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला भेद है हमें जो 5वां सर्वनाम का 5वां भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना, निजी यानी अपना। जिस प्रकार निजवाचक सर्वनाम, 5वां भेद है वाचक सर्वनाम। अब निजवाचक यानी आपको प्रश्न पड़ा होगा कि निज क्या है। हम कहते हैं ना, ये हमारा निजी मामला है, ये हमारा निजी मामला है, निजी मामला है, ये हम कहते हैं। तो इसलिए यहां उसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन, अपनेपन का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम का 5वां है निजवाचक। निज यानी अपना। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम, अपनेपन का बोध कराता है। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हैं यहां पर देखेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हें अपना काम, तुम्हें अपना काम स्वयं
स्वयं करना चाहिए, करना चाहिए। यहां पर कैसे अपना और स्वयं, इसलिए यहां पर स्वयं, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। एक वाक्य। दूसरा वाक्य हम यहां पर देखें, मैं खुद स्वयं सामान लेकर आऊंगा। मैं खुद सामान लेकर आऊंगा। मैं खुद सामान लेकर आऊंगा। अगले वाक्य में, मैं अपने आप खाना ले लूंगा। मैं अपने आप खाना ले लूंगा। देखिए यहां पर खुद, यहां पर क्या है शब्द? स्वयं। यहां पर खुद, अपने आप, यहां पर शब्द अपने आप। ये सभी जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम। अपनेपन का बोध कराने वाले, अपना स्वयं, स्वयं है ना अपनेपन का। मैं खुद यानी अपनेपन का बोध। मैं अपने आप यानी निजवाचक, निजी मामला दर्शाता, अपनेपन का मामला दर्शाता निजवाचक सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। सर्वनाम का आखिरी और छठा भेद है जो कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, देखिए छात्रों, संबंधवाचक सर्वनाम छठा प्रकार। संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से परिभाषा लिखिए, जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से संबंध दिखाया जाता है उसे, आसान है परिभाषा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से संबंध दिखाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो सर्वनाम आने वाले हैं, जो वाक्य में एक साथ दो सर्वनामों का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक सर्वनाम का उपयोग दूसरे सर्वनाम, एक बात का क्या है दूसरी बात से सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखें, नंबर 1, जैसे जो तुम करोगे, जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगे वह मैं करूंगा।
वह मैं करूँगा। करूँगा। अब देखिए, जो और यहाँ पर वह, जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा, जो और वह, ये क्या है? संबंध दर्शा, संबंधवाचक, एक बात का दूसरी बात से संबंध करता है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा, जैसा देश, जैसा देश वैसा, वैसा भेष। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। अगला उदाहरण, जैसी करनी, देखिए, जैसी, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे अगला वाक्य चौथा, जिसकी, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी, उसकी भैंस। देखिए यहां पर जो तुम कहोगे, जो का संबंध यहां से, वह मैं करूंगा, जो और वह एक दूसरे के साथ, दो यहां पर सर्वनाम है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा और वैसा। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर जैसी वैसी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी उसकी, ये उसके यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसी प्रकार छात्रों, सर्वनाम के अधिकतम अध्ययन और अधिकतम वाक्य आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और निश्चित रूप से हमें शब्दों के भेद का अध्ययन करके अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए इतना यह ज्ञान ठीक से अध्ययन करिए और उसके ऊपर के कई उदाहरण आप घर में छोड़ दीजिए। इसके यहाँ पर रोक सकते हैं। धन्यवाद।